बेसिकली अभी 10th के हिसाब से अभी आपको एलिमेंट्स जो हमने याद करवाए हैं उतने ही याद करने हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 to 40। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 to 40 अभी आप लोगों ने याद कर रखा होगा 1 to 40। तो 1 to 40 कैसे याद किया होगा, ये पहला एलिमेंट, इसके बाद दूसरा, फिर यहाँ से तीसरा चौथा, ऐसे ऐसे याद किया होगा। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और इन सारे ग्रुप के एलिमेंट्स को आप अलग से, तब आपको एलिमेंट्स कैसे याद करने पड़ेंगे, तब आपको अलग अलग याद करना पड़ेगा कि भाई ये वाला हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि वहां पे आपको इन एलिमेंट्स के बारे में और ब्रीफली जानकारी दी जाएंगी जो आप अभी 10th में पढ़ेंगे। समझ में आया? तो अभी हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इनको ग्रुप्स और पीरियड्स बोला जाता है। ठीक है, 18 ग्रुप्स आपके सामने दिख रहे हैं और 7 पीरियड्स हैं। कैसे 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स हैं, ये देखिए, जो ऊपर से नीचे लाइन्स आ रही हैं इनको ग्रुप बोला जाता है। समझ में आया? तो 18 लाइन आ रही है ऊपर से नीचे, इसलिए क्या है, 18 ग्रुप्स हैं। और ऐसे ऐसे कितनी लाइन है हमारी, 7 लाइन है, तो ये बोला जाता है कि 7 पीरियड और 18 ग्रुप में हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो डिवाइडेड है। ठीक है, आपसे जनरल इंट्रोडक्शन अगर पूछा कि पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बताइए, तो आप क्या बताएंगे? पहला लाइन तो आप ये बोलेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा जो है वो किस बेसिस पे बना हुआ है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर की खोज हो गई तो फिर ये पता चला कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से ज्यादा बेटर मेथड है कोई भी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। तो अगर हमें पीरियोडिक टेबल बनाना है, ठीक है, तो अच्छा तरीका सबसे जो अवेलेबल है हमारे पास पीरियोडिक टेबल बनाने का, वो कौन सा है, कि आप एटॉमिक नंबर का यूज करिए। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी, दैट्स वाई एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हो गई। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे किस बेसिस पे बना है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, फाइनली जब बना ये, तो इसको कैसे अरेंज किया गया है, बहुत सारे ग्रुप्स और पीरियड में। कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे, याद करके रखिएगा, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। जो आपके एमसीक्यू वाले सवाल आएंगे उसमें पूछ सकता है, कभी कभी उल्टा लिख देता है कि 7 ग्रुप और 18 पीरियड, तो कंफ्यूजन में भूल जाता है कि भाई कौन सा वाले को ग्रुप बोलते हैं, कौन से वाले को पीरियड बोलते हैं। तो याद रखिएगा 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड में हमारा पीरियोडिक टेबल जो है कि डिवाइडेड है। आई इतनी बात समझ में? चलो, अब इन एलिमेंट्स के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। देखो, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट आपको दिख रहा है, अभी स्क्रीन पे हमने जूम किया, ठीक है, हाइड्रोजन वाली जो हाइड्रोजन एटम है वो आया तो पहले एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ ही है, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी, जैसा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं फिक्स थी, आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं है। बिकॉज हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है वो इन एस ब्लॉक एलिमेंट से भी मैच करती हैं। और यहाँ 17th ग्रुप है, जो सेकंड लाइन है पीछे से दूसरी लाइन, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाली लाइन जो है, इससे भी क्या कर रही है, मैच करती है। समझ में आया? और क्योंकि इन दोनों से मैच करती हैं प्रॉपर्टीज, दैट्स वाई हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी क्या है, फिक्स नहीं मानी जाती है। आई बात समझ में? चलो आओ एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में कुछ और जानते हैं। ये देखो, ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है, इस रेड वाली लाइन में हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब हाइड्रोजन इज नॉट एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आपसे एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रेंशियम। लिथियम से शुरू करोगे और फ्रेंशियम तक बताओगे, ये 6 एलिमेंट। उसके बाद सेकंड ग्रुप का जब बताओगे, सेकंड क्या बताओगे, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंसियम बैरियम एंड रेडियम। ये दोनों लाइन, ये 12 एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में जो पहली वाली लाइन है जिसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम है, इनको बोला जाता है अल्कली मेटल। क्या बोला जाता है इनको, अल्कली मेटल बोला जाता है। अल्कली मेटल का मतलब क्या है, अल्कली मेटल क्यों बोला जाता है इनको, जो पहली लाइन है इनको अल्कली मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन मेटल्स के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड, क्या चीज, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन मेटल्स के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसे लिथियम का ऑक्साइड बनेगा तो क्या बनेगा, Li2O, सोडियम का ऑक्साइड बनेगा तो क्या बनेगा, Na2O। ठीक है, तो इन मेटल से जो ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड, जैसे NaOH KOH, ठीक है, तो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड जो हैं इन मेटल्स के, पहली वाली लाइन के, वो कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं। दैट्स वाई इन
मेटल्स का नाम क्या दिया गया है, इनको बोला जाता है अल्कली मेटल्स। समझ में आया? है एस ब्लॉक का एलिमेंट, स्पेशल नाम इनका अलग से दिया गया है, क्या? अल्कली मेटल। रीजन बिहाइंड दिस क्या है, इनका रीजन क्या है अल्कली मेटल बोलने का? क्योंकि इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। समझ में आया? उसके बाद आप सेकंड लाइन देख रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम एंड रेडियम, इन एलिमेंट्स को बोला जाता है अल्कली अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है? अल्कली अर्थ मेटल, AEM। क्या बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, क्या बोलते हैं? AEM, दैट इज अल्कली अर्थ मेटल। क्यों अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोल रहे हैं? अल्कली अर्थ मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको? रीजन बिहाइंड दिस कि इन मेटल्स के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और जिनके पास बेसिक नेचर होता है। मतलब ये जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम है, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर के ही होते हैं। खास बात एक्स्ट्रा ऐड क्या हो गई कि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। दैट्स वाई इनका नाम क्या दिया गया है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। आगे बात समझ में? इतना समझ में आया? अल्कली मेटल एंड यस सर। अल्कलाइन अर्थ मेटल। चलिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत सारे टर्म्स हैं, बस इसी तरह आप लोगों को सुनना है और याद रखना है। ठीक है, यस सर। चलो अब इधर आते हैं। अब देखो ये जो आखिरी वाला ग्रुप है, आखिरी वाला ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे इनको क्या बोला जाता है? नोबल गैसेस। इनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। क्यों इनको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस हम बोल रहे हैं? बिकॉज ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, या ये बोलिए कि बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ना के बराबर रिएक्टिव होते हैं। समझ में आया? क्यों ना के बराबर रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि जो इनका आउटर सबशेल है वो फुलफिल है, और जब आउटर सबशेल फुलफिल रहेगा तो ना इन्हें किसी के इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ना ही अपना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। ठीक है, दैट्स वाई जो 18 ग्रुप के एलिमेंट है इनको नाम क्या दिया गया है? नोबल गैसेस, या फिर आप बोल सकते हैं इनको इनर्ट गैसेस। समझ में आया? इसका मतलब ये किसी से भी रिएक्ट जल्दी नहीं करते हैं। आगे बात समझ में? नाम लिखते रहिए। पहले वाले ग्रुप का नाम क्या लिखा? अल्कली मेटल। दूसरे वाले ग्रुप का नाम क्या लिखा? अल्कली अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन कर लीजिए उसको, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, फिर ये अब आखिरी वाले ग्रुप का बता रहे हैं, 18th ग्रुप का, जो फेमस है ज्यादा, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, जिन पे आपको सवाल पूछेगा। ठीक है, जैसे इन एलिमेंट्स के ग्रुप के नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये फेमस है। जैसे आपसे सवाल पूछेगा तो ये नहीं बोलेगा कि वो एस ब्लॉक का एलिमेंट, वो ये बोलेगा कि अल्कली मेटल्स लिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्कली मेटल कौन है। अल्कली मेटल पहले ग्रुप का एलिमेंट है। अगर उसने ये बोल दिया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप वाले को बोलते हैं। समझ में आया? उसने नोबल गैस या इनर्ट गैस बोल दिया तो कौन से ग्रुप के एलिमेंट? आखिरी वाले 18th ग्रुप के एलिमेंट को लेना है। ठीक है, 18th ग्रुप के बाद हमारे पास कौन सा ग्रुप आता है? 18th ग्रुप के बाद जो खास ग्रुप है जिसके बारे में हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा 17th ग्रुप एलिमेंट। 17th ग्रुप एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं 17th ग्रुप को? हेलोजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, इनमें जो ऊपर के चार एलिमेंट्स हैं, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये एलिमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, है ना, और इन ये एलिमेंट ज्यादातर आते हैं रिएक्शंस में। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये एलिमेंट्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग? हेलोजन। और इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? हेलोजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इनको? एक्स से। अगर कहीं लिखा है कि एन एलिमेंट एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू हेलोजन, तो वो एक्स क्या रहेगा? हेलोजन फैमिली का। हेलोजन फैमिली मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो सकता है, इनमें से ही कोई होगा। समझ में आया? चलिए, इस फैमिली में जो पहला एलिमेंट है उस एलिमेंट को ध्यान से देखो। उस एलिमेंट में पहला एलिमेंट है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन इस ग्रुप का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। क्या बोला हमने? फ्लोरीन इस ग्रुप का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का मतलब कोई जानता है? बताइए, आप लोगों को बता रखा है हमने इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। उल्टा बता दिया। देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच
an atom of an element attracts electron of another element. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक एटम किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। समझ में आया? जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी। समझ में आया? उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपने अंदर ले लेगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन अट्रैक्ट जरूर करेगी। समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझ में आया सबको? ठीक है, चांस उल्टा बोल दिया था ना आपने। लूज इलेक्ट्रॉन नहीं होता, गेन इलेक्ट्रॉन। एक बार बोलते तो थोड़ा सा गेन इलेक्ट्रॉन बोलते तो थोड़ा सा करेक्ट रहता, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, गेन इलेक्ट्रॉन नहीं करता है, वो सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है। खींच निकाल के ले लेगा ये जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खिंचा हुआ रहेगा। हाँ, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, एक एलिमेंट बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक एलिमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकता है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? लेकिन निकाल लेगा ऐसा जरूरी भी नहीं है। समझ में आया? तो बस आप क्या बोलोगे? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है हमारा? इस हेलोजन फैमिली का पहला एलिमेंट जो कि क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी नहीं है। समझ में आया? तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया इस चीज का, पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो आज हम लोग यूज करते हैं उसका। समझ में आया? अब इस पीरियोडिक टेबल की खास बात एक यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो सारे जगह हर जगह तो एलिमेंट्स इसने मेंशन करे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एलिमेंट इसने नहीं लिखा है। ठीक है, हर जगह एलिमेंट है लेकिन यहाँ पे एलिमेंट मेंशन नहीं है। यहाँ पे क्यों एलिमेंट मेंशन नहीं है? एक्चुअली ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं हमारे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे यहीं पे हैं, इन दोनों पॉइंट पे, जो जहाँ पे हमने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे एलिमेंट उसने मेंशन नहीं किया है। ये पूरा का पूरा एफ ब्लॉक यहाँ पे लाई करता है। समझ में आया? तो क्योंकि अगर इस पूरे एफ ब्लॉक को उठा के हम वहां रखेंगे तो हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या आएगा? गैप आ जाएगा। हमारा पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगा? खिंच जाएगा, पूरा इधर से इधर तक हो जाएगा। क्योंकि ये इतने पूरे एलिमेंट्स उठा के आप यहाँ रखोगे तो इधर वाला पूरा पोर्शन क्या होगा? इधर साइड क्या करेगा? शिफ्ट कर जाएगा। हमारा पीरियोडिक टेबल काफी गंदा सा बड़ा सा दिखने लगेगा। तो क्योंकि वो ऐसा ना दिखे इस वजह से ऐसा किया गया, इन एलिमेंट्स को अलग से दिखा दिया गया। समझ में आ गया? यहाँ से दो एलिमेंट्स को उठा के क्या किया गया? अलग से पूरा का पूरा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहाँ अलग से यहाँ पे नीचे दिखा दिया गया। समझ में आया? ये चीज समझ में आया? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे ओरिजिनली लाई करते हैं? यहाँ पे लाई करते हैं, जहाँ पे कोई एलिमेंट ऊपर पीरियोडिक टेबल में शो नहीं किया गया है। क्लियर? डी ब्लॉक का ही हुआ इसका मतलब, एफ ब्लॉक तो नहीं 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 नहीं, डी ब्लॉक का नहीं हुआ ना, वही तो बात है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ही नहीं है ना, ये इसीलिए अलग से उनको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे दिखाया जाता तो ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक ही शिफ्ट कर जाता। अगर इन एलिमेंट्स को वहां पे बीच में डाला जाता तो वहां का पूरा क्या होता? डी ब्लॉक क्या करता? शिफ्ट कर जाता, एक्सपेंड कर जाता। वहां पे डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं रहते। वो डी ब्लॉक के एलिमेंट अपनी जगह इसीलिए हैं क्योंकि इनको अलग से दिखा दिया गया है नीचे। अगर इसको वहां पे पूरा रखा जाएगा तो डी ब्लॉक के एलिमेंट आगे एक्सटेंड हो जाएंगे, आगे आगे दिखाए जाएंगे, अलग से ही दिखाया जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो उसके बाद अब आते हैं हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज पे इनके, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो जनरल पहली प्रॉपर्टी आप लोग जान ही गए कि 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। हाँ, पहले शुरू से पहला पॉइंट क्या था कि किस बेसिस पे बना हुआ है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या था कि ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइडेड है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ग्रुप कैट हैं 18 ठो और पीरियड कैट हैं 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब आया बेसिक इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ट्रेंड्स, बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रेंड्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे फॉलो होता है और इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेंड्स पे। किस चीज के ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं? देखो, एक प्रॉपर्टी जैसे अभी हमने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उसी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बाद में आएंगे। पहले जो सबसे जनरल प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है?
एक एटम का जो साइज होता है, एटम का जो रेडियस होता है, उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। समझ में आया? एटॉमिक रेडियाई कैसे निकालेंगे भाई? न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, जैसे कि मान लीजिए ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है, आपने ड्रॉ किया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। मान लो इलेक्ट्रॉन जो खत्म हो रहा है वो तीसरे शेल में कहीं यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो आप एटॉमिक रेडियाई कैसे बताओगे? ये जो न्यूक्लियस से लेकर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। समझ में आया? एटॉमिक रेडियाई का मतलब समझ में आया? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट सबशेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। अब फिर ये था एटॉमिक रेडियाई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड, कि डाउन द ग्रुप जाएंगे, लाइक ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा कि घटेगा, बगल में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई हमारा बढ़ेगा कि घटेगा। और इस ट्रेंड पे सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे और आपको ये याद होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आए तो हमारा एटॉमिक रेडियाई बढ़ा कि घटा, और नीचे से बगल से इधर इधर गए तो क्या हुआ। समझ में आया? और ये याद करने के लिए आपको ये समझ में भी आना जरूरी है कि अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है और घट रहा है तो क्यों घट रहा है। तो चलो आओ हम लोग पहले ये समझते हैं कि अगर हम एलिमेंट को टॉप टू बॉटम देख रहे हैं, टॉप टू बॉटम देखेंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? एटॉमिक रेडियाई पहले समझ में आया कि नहीं आया सबको? कोई दिक्कत है एटॉमिक रेडियाई में? सर ये ट्रेंड्स वाला समझ में नहीं आया। ट्रेंड अभी सर बताया था, मतलब ये ट्रेंड चैप्टर स्टार्टिंग से ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है। थोड़ा अजीब है ये चैप्टर। बेसिकली पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करनी है, पूरे चैप्टर में हमको टेबल के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, और टेबल में हम ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रेंड पढ़ने जा रहे हैं। ट्रेंड का तो मतलब वो क्या है म्यूजिकल कि, नोट्स वाला भी ठीक से समझ में नहीं आया था। अच्छा चलो फिर से बता देंगे म्यूजिकल नेट वाला, ठीक है। म्यूजिकल नोट वाला चलो कल बताएंगे, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खत्म होने के बाद बताएंगे, पहले जो पढ़ रहे हैं इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, उसके बाद म्यूजिकल नोट्स वाला बता देंगे फिर से, अगर नहीं समझ में आया था तो। ठीक है, अभी देखो एटॉमिक रेडियाई वर्ड समझ में आया? एटॉमिक रेडियाई का मतलब क्या है? यस सर। बताओ। एटॉमिक रेडियाई का मतलब सिंपली क्या था? न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो रहेगा हमारा सबशेल में, उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई। समझ में आया? अब देखो हम ट्रेंड बताने जा रहे हैं। ट्रेंड का मतलब क्या है कि अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, लाइक लिथियम से हम पहुंचे सोडियम पे, अब ग्रुप देखो यहाँ पे, एक सेकंड रुको जूम करें इसको। लाइक अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई लिथियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा कि सोडियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, तो आप कैसे बताएंगे कि लिथियम बड़ा होगा साइज में या सोडियम बड़ा होगा? सोडियम के नीचे पोटेशियम पे पहुंचे तो पोटेशियम बड़ा होगा कि सोडियम बड़ा होगा? तो इसलिए हमको ट्रेंड पता होना चाहिए कि हम अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं, एलिमेंट्स अगर हम ऊपर से नीचे काउंट कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई में क्या फर्क पड़ने वाला है, और अगर हम बगल में जा रहे हैं तब हमारे एटॉमिक रेडियाई में क्या फर्क पड़ने वाला है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। समझ में आया? अब ये हम बताएंगे कैसे? अब देखो जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, लाइक हमने लिथियम लिया, लिथियम के बाद हमने क्या लिया? नीचे वाला एलिमेंट। समझ में आया? ठीक। अब लिथियम के नीचे हम लोग गए सोडियम पे, तो देखो होता क्या है। अब ये खुद बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोचोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो। 3 होता है? 3। 3 होता है। अगर हम आपसे ये पूछे कि 3, अब एटॉमिक नंबर 3 होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं लिथियम के पास? 3 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बताओ लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए कितने शेल्स की जरूरत पड़ेगी? पहले वाले शेल में 2 2। इलेक्ट्रॉन डालोगे और दूसरे वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे, ठीक। अगर हम उसके नीचे वाला एलिमेंट देख रहे हैं सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। 11। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अब अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए कितने सबशेल चाहिए हमको? 3। 3 चाहिए।
अब देखो लिथियम से जब सोडियम पे गए तो लिथियम को चाहिए थे 2 शेल, सोडियम को चाहिए 3 शेल, नीचे जब पोटेशियम पे पहुंचोगे तो चाहिए उसको 4 शेल, उस पर नीचे जाओगे तो उसी तरह बढ़ता जाएगा। और क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पहले वाले के लिए 2 ही शेल चाहिए था, दूसरे वाले के लिए तीसरा शेल चाहिए, तो तीसरा शेल आ गया, एटॉमिक रेडियस बढ़ा ना। चौथा शेल आ गया अगर उसके नीचे जाने पे तो फिर एटॉमिक रेडियस बढ़ा, उसके नीचे गए चौथा सेल, पांचवा सेल आ गया, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आया? बोलो, इतना समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट है एटॉमिक रेडियस यस समझना। अगर सर। एटॉमिक रेडियस नहीं समझ में आएगा तो आगे की प्रॉपर्टी समझ में आने में काफी दिक्कत होगी। तो एटॉमिक रेडियस समझ में आ गया? नीचे जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, बगल में जाते हैं तो क्या होगा, बगल में जाने का मतलब कि लिथियम से हम जा रहे हैं बेरिलियम के साइड। लिथियम का एटॉमिक नंबर था 3 और बेरिलियम का है 4। ठीक है, तो बताओ लिथियम के इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमको 2 सबशेल चाहिए था और बेरिलियम को भरने के लिए भी हमको 2 ही सबशेल चाहिए, चाहिए कि नहीं? बताओ, लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए हमको कितने सबशेल चाहिए थे, 2। बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए किसका बड़ा होगा, कार्बन। है? फिर से सोचो, तुम छोड़ो, पहले यहाँ आओ, ये बताओ सर लिथियम और सेम होगा, सेम। बेरिलियम क्यों होगा? 2 ही तो वो हैं दोनों में। सुनो, पहले फिर से सुनो, ये बताओ लिथियम बड़ा था कि बेरिलियम बड़ा था? लिथियम और बेरिलियम में कौन बड़ा था? अभी समझाया? लिथियम से बेरिलियम में गए तो साइज क्या हुआ, बताओ? अगर लिथियम से बढ़ेगा। बेरिलियम के साइड जाएंगे तो साइज घटेगा। अभी यही समझा रहे थे ना हम, फिर से देखो, फिर से समझो, ये समझना इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक रेडियाई में अगर कंफ्यूजन रहेगा तो आगे के प्रॉपर्टीज में भी कंफ्यूजन रहेगा। चलो फिर से सुनो, ये बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, बोलो? 3। उसके बगल वाला बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4। 4। तो ये बताओ, अब बताओ अट्रैक्ट ज्यादा कौन करेगा, लिथियम के इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे कि बेरिलियम वाले इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे? बेरिलियम किसमें वाले। अट्रैक्शन, बेरिलियम वाले। और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? बताओ। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बेरिलियम वाले में अट्रैक्शन ज्यादा है, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, ये देखिए, ये है न्यूक्लियस और ये है लास्ट वाला सबशेल, और ये लास्ट वाले सबशेल का इलेक्ट्रॉन। अब बताओ अट्रैक्शन होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हल्का सा प्रोटॉन वाले साइड मूव करेगा, और अगर हल्का सा प्रोटॉन वाले साइड मूव करेगा तो रेडियस क्या होगा, घटेगा ना? यस सर। ठीक है, तो अगर तो समझ में आया, बगल में जाने पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस, बोलो? घटेगा। डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। तो सिमिलरली कहीं पे भी तुम कंपेयर करना चाहो तो बेरिलियम के बगल में कौन आ रहा है, अरे बोरॉन के बगल में कौन आ रहा है, कार्बन आ रहा है। कार्बन। बोरॉन, हाँ, तो कार्बन छोटा होगा किससे, बोरॉन से। अब अगर कार्बन और नाइट्रोजन को कंपेयर करोगे तो कौन छोटा होगा, नाइट्रोजन छोटा होगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंपेयर करोगे तो कौन छोटा होगा, ऑक्सीजन छोटा होगा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन को कंपेयर करोगे तो कौन छोटा होगा, फ्लोरीन छोटा होगा। आई बात समझ में? बताओ, समझ में आया नहीं आया? यस नहीं सर। समझ में आया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ में आ गया पक्का? अब देखो, बगल में जाने पे रेडियस कम होने का कारण कुछ और है, और अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने का मतलब कि पहले हमने लिथियम लिया, फिर सोडियम लिया, लिथियम सोडियम को कंपेयर कर दिया, ठीक है, फिर सोडियम के बाद पोटेशियम को लेकर उसको कंपेयर कर दिया। तो ये बताओ, अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बढ़ेगा,
डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ बढ़ने का कारण अलग है। बढ़ने का कारण अलग क्या है, मान लो अगर हम लिथियम को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे भाई, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड पहला शेल और दूसरे शेल में लिथियम खत्म, लिथियम के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, खत्म हो गए। लेकिन अगर हम सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को भरें, ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड पहला शेल, दूसरा शेल और अब तीसरा शेल। अब सोडियम क्या है, लिथियम के नीचे तो आ रहा है और नीचे आने की वजह से उसका एटॉमिक नंबर इतना ज्यादा है कि एक नया शेल आ जा रहा है। अब अगर पूरा का पूरा शेल ही आ गया तो एटॉमिक रेडियस तो बढ़ ही जाएगा ना। इसके पास सिर्फ 2 शेल का रेडियाई है, इसके पास 3 शेल का रेडियस है। रेडियस किसका ज्यादा होगा, जो नीचे आ रहा है उसका रेडियस ज्यादा होगा, होगा। यस सर। हाँ, तो याद हो गया, अगर नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा और बगल में जाएंगे तो घटेगा। इतना याद हुआ। बताइए, यस सर, ये याद हो गया। कोई दिक्कत इस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है तो बताइए पहले। नहीं, प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलो, अगली प्रॉपर्टी है, बीच वाले सेल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा, आखिरी वाले शेल से निकलेगा। ये बताओ, लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ज्यादा डिस्टेंस किसमें है, सोडियम वाले में, सोडियम में। है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आसान किसमें पड़ेगा, सोडियम में आसानी से निकल जाएगा। लिथियम में टाइम लगेगा निकालने में, एनर्जी ज्यादा लगेगी, लगेगी। तो हाँ नहीं बोलते रहा करो, यस सर। है ना। तो बताओ, सोडियम में एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसका मतलब कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सॉरी सॉरी सॉरी, लिथियम में, ऊपर वाले में लिथियम में एनर्जी ज्यादा लगेगी। एनर्जी ज्यादा लगने का मतलब कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम का ज्यादा होगा। सोडियम वाले को आसानी से निकाला जा सकता है इन दोनों में से, दैट्स वाई सोडियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा। समझ में आया। यस सर। ठीक है, इसका मतलब अब नीचे फिर चले जाओ, अगर पोटेशियम पे जाओगे तो क्या होगा, उसके सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, फिर से एक शेल बढ़ जाएगा, एक नया शेल आएगा, तो एक रेडियस फिर से बढ़ गया, रेडियस फिर से बढ़ गया, तो अब आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, और कम हो जाएगा, होगा, होगा ना। यस इसका सर। मतलब डाउन द ग्रुप आयनेशन एंथैल्पी